हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी और उसमें हम क्या देख रहे हैं, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है ना। पिछली क्लास में हमने बात किया था कि ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, ब्रीथिंग का ओवरऑल प्रोसेस कैसे होता है, हमारे लंग्स किस प्रकार से काम करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज की बात की थी हमने। ठीक है, चलिए आप मुझे बताएंगे फटाफट जो है कमेंट में लिख भेजिएगा, बताइएगा मुझे कि फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। नंबर एक, एफआरसी फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, एफआरवी फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। इनमें से मैं 3 वॉल्यूम बोल रहा हूं, इनमें इनको आप जो है बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे। आपके मैं 3 वॉल्यूम बोलूंगा अभी आपसे, आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ध्यान से सुनिए, 3 वॉल्यूम बोल रहा है, इनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो आपको अरेंज करना है। एक मैं बोल रहा हूं बेटा आपसे, ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दूसरा बोल रहा हूं मैं आपसे जो है वो टाइडल वॉल्यूम, तीसरा मैं बोल रहा हूं आपसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, चौथा मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा जो है वो रेसिडुअल वॉल्यूम। के इन वॉल्यूम को आप जो है वो बढ़ते हुए क्रम में यानी लोअर से हाईएस्ट वैल्यू की ओर अरेंज कीजिए। ठीक है, और ये सब मुझे कमेंट के अंदर आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। आज हमारा फोकस मेनली किस पर रहेगा, वो रहेगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। तो पिछली क्लास में हमने जो है बॉयल्स लॉ की बात की थी, हमने हमारे लंग्स किस प्रकार से काम करते हैं, कैसे प्रेशर कम होता है तो एयर अंदर आती, प्रेशर बढ़ जाता तो एयर बाहर निकलती, इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अभी मेन काम यह है कि जो है एक्सचेंज कहां होता है बेटा, हमने कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है, रेस्पिरेटरी पार्ट क्या होता है, इसको भी अच्छे से हमने समझा हुआ है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो गैसेस एक्सचेंज है वो कहां होता है, वो एल्विलाई में होता है। एल्विलाई आर द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर्स बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज के, यानी मैंने कहा ना बेटा 2 जगह पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां होगा, एल्विलाई से ब्लड में होगा, फिर ब्लड से वो टिश्यू की ओर होगा। टिश्यू से CO2 ब्लड में आएगी, फिर ब्लड से वो एल्विलाई में जाके बाहर निकलेगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां होता है, एल्विलाई में होता है। एक तो एल्विलाई से ब्लड के अंदर, एल्विलाई से ब्लड में डाला, और ब्लड एक पोस्टमैन के समान काम करता है और ब्लड से कहां पहुंचा, वो टिश्यू तक पहुंचेगा बेटा वो। ठीक है ना, क्लियर। तो याद रखना आपको ये चीज है ना। अब एक फंडा यहां पे जब हम गैसेस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं बेटा, तो हमको 1-2 फंडे क्लियर होना चाहिए हमारे, जो बिल्कुल सिंपल केमिस्ट्री और फिजिक्स के फंडे वो एकदम क्लियर होना चाहिए। नंबर 1 तो ये होता है बेटा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन, कि जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं, विसरण का मतलब क्या होता है। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ आयंस पार्टिकल्स, diffusion is the movement of the ions particles from a region of their higher concentration to their lower concentration के molecules ions particle के molecules हुए, ions हुए, particle हुए, वे अपने अधिक सांद्रण के क्षेत्र से कम सांद्रण के क्षेत्र की ओर मूव करते हैं। एक तो फंडा ये कि डिफ्यूजन हमको बतलाता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल आयंस पार्टिकल मूव करते हैं। दूसरा फंडा ये है कि एक गैस का डिफ्यूजन दूसरे गैस के डिफ्यूजन को अफेक्ट नहीं करता है, यानी डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स यदि अलग अलग हैं तो वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं। मतलब डिफ्यूजन ऑफ वन सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ अनदर सब्सटेंस। ये क्यों बतला रहा हूं, ये बेसिक फंडामेंटल है, दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है बेटा। तीसरा ये होता है कि यदि हम एटमॉस्फेयर की बात करें, वायुमंडल की बात करें, तो उसमें कई तरह की गैसेस प्रेजेंट है। उसमें नाइट्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें आर्गन है। ठीक है, आर्गन है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। के हर एक गैस का अपना एक जो है वो यानी जो वायुमंडलीय दबाव है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हम उसकी यदि हम बात करें तो हम ऐसा मानते हैं कि हर एक गैस का अपना एक कंपोनेंट उसके अंदर है। यानी जो मैंने कहा ना कि ये सिंपल सी बात है, एक बड़ा केक का पीस है, एक बड़ा केक का पीस है, और आपने कहा कि सर आपको हम इतना ही देंगे, ये हमारा ये मेरा पीस हो गया, ये मेरा हो गया, ये आपका पीस हो गया, ये आपके छोटे वाले भाई का हो गया, ये मम्मी का हो गया, ठीक है, ये पापा का हो गया। ऐसे आपने केक के पीस बांट लिए, उस केक के आपने कई हिस्से निकाल लिए, आपने कहा, और एक पूरा केक है वो। तो समझ लीजिए आप कि हर एक का एक पार्शियल पार्ट उस केक के अंदर है कि नहीं है। मैंने कहा मेरा पीस वह वाला है, आपने कहा आपका पीस ये वाला है ना। ठीक है, वैसे गैसेस का होता है, एंड दैट इज द डाल्टन्स गैस लॉ, दैट इज द डाल्टन गैस लॉ, नथिंग एल्स यार। यही है डाल्टन्स गैस लॉ के कि हर एक गैस का अपना एक पार्शियल प्रेशर वहां पर होता है, जो उसका अपना होता है, जो ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग ही वो गैस मूव करती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फंडे मैंने क्लियर किया, आपको याद रखिए।
ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दीज साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। याद रखिएगा, यानी जो एल्वलाई से ब्लड कैपिलरी में जा रहा है और ब्लड से जो है वो कहां पे जा रहा है, टिश्यू में जा रहा है। तो यहां पर जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, वो सिंपल डिफ्यूजन की तरीके से होता है। और ये निर्भर करता है किस पे, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर निर्भर करता है, ये सांद्रण प्रवणता पर ये निर्भर करता है बेटा, 2 पॉइंट के बीच अंतर में। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एज वेल एज, देखो अब इसमें क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व बेटा, इसमें एक तो हो गया, एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, एक तो ये हो गया है ना। दूसरा क्या हो गया इसके अलावा, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस के, यानी जो गैस है वो किस प्रकार कितना सॉल्युबल है ब्लड के लिए, क्या तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की बात करें हम इसमें के। इसके अलावा जो डिफ्यूजिंग सरफेस है, जो डिफ्यूजिंग सरफेस है बेटा, जो डिफ्यूजिंग सरफेस है वो उसकी थिकनेस कितनी है, ठीक है। अब कोविड-19 की हम बात करें, चूंकि कोविड-19 का ही समय चल रहा था बीच के, तो क्या बात करें तो हम क्या देखेंगे, हम पाएंगे कि भाई क्यों दिक्कत होती है, क्योंकि लंग्स में जो एल्वलाई वाला हिस्सा है वहां पर जो है वो इन्फ्लेमेटरी एक्शन होने के कारण वहां पर जो है फ्लूइड इकट्ठा आता है, और लंग्स के अंदर एल्वलाई वाले हिस्से में जब फ्लूइड इकट्ठा होता है तो वही निमोनिया की कंडीशन होती है, उसे ही निमोनिया कहते हैं। और उसके कारण जो है उस फ्लूइड के कारण क्या होता है कि गैसेस डिफ्यूजन जो है दिक्कत करता है, इसलिए जो है वो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो ये किस पे, मैंने कहा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ, फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की बात की, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन की बात की, ये सब वो फैक्टर हैं जो डिफ्यूजन को, रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं बेटा, अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, याद रखिएगा, ठीक। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। मैंने कहा ना हर एक का केक में एक अपना हिस्सा था, बिल्कुल वैसी वाली बात है कि एक गैस का एक मिश्रण है, उसमें हर एक गैस का अपना जो हिस्सा होता है उसे अब पार्शियल प्रेशर कहते हैं। जैसे मैंने कहा, यदि मैं लिख रहा हूं यहां पे PO2 मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, मैंने लिखा PCO2 कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हो गया, क्या ठीक है। तो ये क्या डिनोट करता है, स्मॉल p पार्शियल प्रेशर को डिनोट करता है। और ये गैसेस अपने ही प्रेशर के अकॉर्डिंग मूव करेंगे, उन्हें दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ये अपने ही दबाव अपने ही प्रेशर के अकॉर्डिंग मूव करेंगी। एंड दिस इज डाल्टन्स गैस लॉ, दिस इज डाल्टन्स गैस लॉ, ठीक है ना। अब देखिए ये जो फिगर है बेटा टेबल के, ये आपको देखो मैं क्लियर कर दूं आपसे कि मैं आपसे कह रहा हूं ना बेटा बार बार कि हमारे टाइटन क्रैश कोर्स में हमने 100 ने जो आपका टाइटन क्रैश कोर्स में हम 100% एनसीईआरटी को लेते हुए चल रहे हैं बेटा, के कोई एक्स्ट्रा बात हम नहीं कर रहे हैं, पूरा एनसीईआरटी का ही बात कर रहे हैं। रेगुलर क्लासेस का लेवल एकदम अच्छा होता है, अच्छा खासा लेवल होता है रेगुलर क्लास में, जहां पर हम एनसीईआरटी को तो पूरा 100% कवर करते हैं, बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी समझते हैं, एनसीईआरटी से ड्राइव्ड कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। वहां पर हम जो है अपने आप को पूरी तरीके से ऐसा तैयार करते हैं कि कोई कितना भी, यानी वहां पे असली कमांडो ट्रेनिंग होती, कोई कितना भी भयंकर क्वेश्चन आ जाए उसको भी फोड़ के आएंगे, हमके टॉपर को तैयार करते हैं हमके। यहां पे मैंने आपसे पहले भी कहा कि यहां पे 720 बात नहीं कर रहा हूं मैं, 650 पे बात कर रहा हूं आपसे, मैं यहां पे सिलेक्शन की तैयारी कर रहा हूं, इसलिए प्लीज ना मुझे माफ कर दीजिएगा यदि आपको रेगुलर लेक्चर की तुलना में यहां पे आपको ऐसा लगता है कि सर उतना डिटेल में नहीं गए, क्योंकि हमारे पास उतना वक्त नहीं बेटा, है ना, ठीक है। वहां पे 8 लेक्चर लगे सेम टॉपिक के, यहां पे 2 लेक्चर, कुछ तो हुआ होगा उन 8 लेक्चर में, 6 लेक्चर एक्स्ट्रा लगे, कुछ तो डिस्कस हुआ होगा वहां पे, और वो बड़ा ऐसा होता है वो कि आत्मा के अंदर तक पहुंच जाता है। रेगुलर क्लासेस की एक खास बात है। यहां पर मैं आपसे कहता हूं, यहां पे मुझे भी कई बार लगता है कि अरे यार मतलब पूरा करना है, यहां पे है कि एनसीईआरटी पूरा करना ये पर्पज है, इसलिए डोंट कंपेयर। कई बच्चे कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं बेटा कंपेयर मत कीजिए, ये मैं ही हूं, ठीक है, जो इसको एक लेक्चर में भी पढ़ा, यदि एक्सटेंडेड क्रैश कोर्स ना होता तो एक लेक्चर में होता ही, ठीक है। सबसे पहले क्रैश कोर्स में मैंने 2 लेक्चर 3 लेक्चर में पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाया हुआ है, तो वो वन शॉट में भी कर सकता हूं, लेकिन वो अभी नहीं, अभी इस पे फोकस करते हैं। अभी 100% एनसीईआरटी, 95% क्वेश्चन यहीं से आएंगे बेटा, मैं कह रहा हूं आपसे, क्या इस बार तो स्कूल नहीं लगा है साल भर, तो समझ लो 100% एनसीईआरटी आ सकती है। इसलिए बिल्कुल बेटा जो एनसीईआरटी पकड़ के बैठे ना अच्छे से, है ना, 2 4 5 क्वेश्चन उधर उधर से आएंगे तो उसकी चिंता मत करना है, फोड़ के आना अपने को, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर इन ऑक्सीजन CO2 का देखा, अब ये आपको याद करना पड़ेगा, आपको ये याद कर रखना पड़ेगा बेटा, कि आपकी जो है वो याद रखने की चीज है। जैसे देखो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक एयर में कितना होता है, 159 होता है, ठीक है। CO2 का 0.3 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का जो रेस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन का जो है एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर 159 होता है, CO2 का 0.3 होता है। एल्वलाई में कितना होता है,
एल्वेलाई में 104 होता है। इसीलिए 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 जो रेस्पिरेटरी गैस जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेरिक एयर से एल्वेलाई में इंटर करेगी, यानी हमेशा ये हाई से लो की ओर गैस का मूवमेंट होगा। गैस का मूवमेंट हमेशा जो है अधिक से कम की ओर होता है बेटा, ठीक है ना। फिर जो ब्लड एल्वेलाई तक आएगा उसमें ऑक्सीजन का पार्टिसिपेशन 40 होगा, बहुत ज्यादा कम है, यानी जो ब्लड एल्वेलाई तक आ रहा है उसमें ऑक्सीजन का पार्टिसिपेशन 40 है, तो इसका मतलब यह है कि देयर इज ए बिग डिफरेंस। तो अब क्या होगा, अब जो है एल्वेलाई से जो है वो ऑक्सीजन कहां जाएगी, वो उस डीऑक्सीजन ब्लड में जाएगी। कब तक जाएगी, जब तक कि वो 95 तक ना पहुंच जाए। ऑक्सीजन अंदर गई तो 95 तक पहुंच गया। अब आप बोलोगे सर ये 104 तक क्यों नहीं पहुंचा? अरे बेटा ब्लड तो बह रहा था ना, वो बहते बहते जितना मिल गया चला गया आगे वो, ठीक है। फिर उसके बाद टिश्यू में कितना है, टिश्यू में 40 है, तो टिश्यू में 40 है तो अब ये ऑक्सीजन ये टिश्यू के पास चले गए, तो टिश्यू को ऑक्सीजन कैसे मिला? हर जगह पे देखो सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, हर जगह पर पार्शियल प्रेशर का फंडा काम कर रहा है, क्लियर, ठीक है। अब हम उल्टा आते हैं, हम CO2 को टिश्यू से लेके आते हैं और एल्वेलाई से बाहर निकालते हैं। क्या किया, CO2 का पार्शियल प्रेशर टिश्यू के अंदर 45 था और यहां ब्लड में 40 था, तो यहां से यहां आया। आप बोलोगे सर ये तो बहुत कम अंतर है यार, आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही कम अंतर है, इस अंतर पे क्या होगा? बेटा CO2 जो है वो रैपिड डिफ्यूज होने वाली गैस में से एक होगा, ठीक है, ये अंतर सफिशिएंट है उसके लिए। आप डीऑक्सीजन ब्लड 40 से क्या हो गया, 45 तक पहुंच गया ब्लड, है ना। अब ये ब्लड कहां गया, ये एल्वेलाई तक गया, एल्वेलाई में 40 होता है तो एल्वेलाई में पहुंच गया ये CO2, और बाहर एटमॉस्फेयर में 0.3 है, मतलब कितना अंतर है, ठीक है। तो झट से CO2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, अंदर रहेगा ही नहीं एल्वेलाई के अंदर, बाहर निकल जाएगा। तो यही फंडा है, मतलब कुल मिलाकर बात क्या, डिफ्यूजन, पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहां पर, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है तापमान बढ़ाओगे तो गैस के अंदर क्या होता है, गैसेस पार्टिकल में एनर्जी बढ़ जाती है तो डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को। देखो ये पूरा है ना, ये वाला इमेज भी बेटा इंपॉर्टेंट इमेज है जो आपको याद रखना है, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट इमेज, ठीक है ना, ठीक है। लेवलिंग करने को आ सकता है बेटा, है ना, मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन दे दूंगा अभी आपको जो है डीपीएस के अंदर, तो आप प्रैक्टिस कर लेना उनकी, ठीक है बच्चों। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपके अपने ट्रेनिंग पर्पस से डीपीएस में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क्लास में कवर नहीं होंगे, केवल इंफॉर्मेशन पर्पस से आपको दिए जाएंगे, तो उनको लोग टेंशन मत लेना, उनको पॉइंट को नोट कर लेना उनको बेटा, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तैयार रहना चाहिए उसके लिए हमको, ठीक है बेटा। चलो है ना, आगे बढ़ते हैं हम इसमें, है ना, ठीक। फिर अब देखो हमने टेबल में डेटा देखा बेटा, उससे साफ साफ मालूम चल रहा है हमें कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑक्सीजन का देखा हमने कि एल्वेलाई से ब्लड तक, ब्लड से टिश्यू तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है वो भी देखा हमने यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। और इसी प्रकार CO2 का देखा हमने, अपोजिट डायरेक्शन में कैसे टिश्यू से ब्लड तक और ब्लड से एल्वेलाई तक CO2 जो है वो पहुंचता है, ठीक है। अब याद रखिएगा, मैंने आपको क्या पॉइंट कहा, मैंने आपसे कहा कि आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा था कि अंतर तो CO2 के पार्शियल प्रेशर का काफी कम है, फिर कैसे? मैंने कहा ना CO2 की सॉल्युबिलिटी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन 20 से 25 गुना अधिक होती है, दिस एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम हायर देन द ऑक्सीजन, एंड दिस इज द MCQ, टिनिंग टिनिंग, ठीक है, ये है बेटा MCQ, ठीक है, याद रखना है इसको, भूल ना जाना, ठीक है ना। तो solubility of CO2 is 20 to 25 higher than the oxygen. The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference of in partial pressure is much higher. देखो कितनी बड़ी बात कह दी, क्या बात बोली, वाह वाह, कहा उन्होंने कि देखो इसी कारण से जो तुम बोल रहे थे 4-5 का ही अंतर है, वो पर यूनिट डिफरेंस में भी अधिक CO2 बाहर निकल जाएगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है ना। आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आप बहुत होशियार है, झट 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 समझ रहे हैं आपके, और आप तो ह्यूमन फिजियोलॉजी फोड़ के आना बेटा, क्योंकि देखो ऐसा है, डॉक्टर से पढ़ रहे हो तो भैया ऐसा है, अपनी इज्जत भी तो कोई चीज है कि नहीं, है ना, ठीक है, अच्छे से पढ़ के आना। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। अब अगेन ये भी एक क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एक है ये कि जो रेस्पिरेटरी पैसेज डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है उसमें कुल कितनी लेयर होती हैं और उनके जो है वो सीक्वेंस बताइए फ्रॉम एल्वेलाई टू दी कैपिलरीज। तो देखो नंबर 1
जो एल्वुलाई की जो एपिथेलियम होती है वो होती है थिन स्क्वामस एपिथेलियम, एंड एल्वुलाई में क्या होती है, भूलना नहीं इसको बेटा, पतली सी स्क्वामस एपिथेलियम होती है एल्वुलाई में, क्या। और जो है एंडोथेलियम, जो एल्वुलर कैपिलरी होती है वो क्या होती है एंडोथेलियम ऑफ, जो कैपिलरी वो एंडोथेलियम होती है, और इनके बीच में क्या था, बेसमेंट सब्सटेंस होता है, एंड दोनों के बीच में क्या है, बेसमेंट सब्सटेंस होता है। देखो ध्यान से इमेज को देखो, क्या देख रहे हो आप, एपिथेलियल सेल इन एल्वुलर वॉल, ठीक है ना, फिर एंडोथेलियल सेल ऑफ द कैपिलरी वॉल, और बीच में ये बेसमेंट सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंटेड, क्या ना, बेसमेंट सब्सटेंस वो पाया जाता है। तो याद रखना बेटा इसको, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, द बेसमेंट सब्सटेंस किससे बना होता है बेटा, ये पतली पतली बेसमेंट मेम्ब्रेन से, कंपोज ऑफ ए थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक पतली सी बेसमेंट मेम्ब्रेन से बना होता है जो स्क्वामस एपिथेलियम को सपोर्ट करती है, और ये इसके अलावा एंडोथेलियल सेल जो कैपिलरी होती है उनको भी वो सराउंड करती है, क्या। तो ये बीच वाली होती है, एक्चुअली ये बीच में होता है, बेसमेंट सब्सटेंस जो है वो बीच में होता है। क्या कर रहा है बेटा, इट इज कंपोज ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन जो सपोर्ट करती है स्क्वामस एपिथेलियम को, और बेसमेंट मेम्ब्रेन को सपोर्ट करती है, इनके बीच में होती है, बिटवीन देम, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, ठीक है। तो ये जो इमेज है बेटा आपको याद रहना चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट। देखो बेटा यार, ह्यूमन फिजियोलॉजी में सभी इमेजेस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, उनको भूलना नहीं हमको, है ना, क्लियर, ठीक है। क्या देख रहे हो बेटा इसमें, आप देख रहे हो इसमें स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलर सेल एक सेल के बराबर थिक होती है, फिर एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, और इन दोनों के बीच में बेसमेंट सब्सटेंस आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। हाउएवर द टोटल थिकनेस इज मच लेस देन दी 1 मिलीमीटर से कम होती है थिकनेस इसकी, ठीक है। देयरफॉर ऑल द फैक्टर इन आवर बॉडी आर फेवरेबल डिफ्यूजन ऑफ, ये सभी फैक्टर जो है वो डिफ्यूजन के लिए, चाहे ऑक्सीजन को एल्वुलाई से ब्लड में आना हो, और ब्लड से CO2 को बाहर निकलना हो, टिश्यू से बाहर निकल के एल्वुलाई तक पहुंचना हो CO2 को, उसके लिए फैक्टर फेवरेबल होते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट कि गैसेस ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होती है, कौन गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, किस फॉर्म में गैस ट्रांसपोर्ट होती है बेटा, के याद रखिएगा, ठीक। हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड, मैंने कहा ना पोस्टमैन के समान काम करता है, ठीक है। फिर अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी इन द ब्लड, के मतलब 97% तक जो है ऑक्सीजन जो है वो थ्रू आरबीसी जाता है, के। इसका मतलब केवल 3% ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व अवस्था में होता है, केवल 3% ऑक्सीजन जो है प्लाज्मा में डिसॉल्व अवस्था में होता है। ये आंकड़े बेटा जो है ना, डेटा जो है ना, वो दिमाग में रखना है, भूलना नहीं हमको, के। 97% ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी के थ्रू, और 3% जो होता है बेटा वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू दी प्लाज्मा, ठीक है। और इसी प्रकार यदि हम CO2 की बात करें तो 20 से लेकर 25% CO2 जो है वो आरबीसी के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, 20 से 25% CO2 आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, और 70% जो होता है प्लाज्मा में होता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, क्या, ठीक है। 7% CO2 डायरेक्टली डिसॉल्व होता है, केवल 7%, देखो 3% ऑक्सीजन डायरेक्टली डिसॉल्व अवस्था में था प्लाज्मा में, यहां पे 7% CO2 जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व अवस्था में होता है। 70% CO2 बाइकार्बोनेट आयन के रूप में कैरी होता है, और 20 से 25% जो होता है वो विद द हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होता है वो, ठीक है ना। देन फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को, के। हीमोग्लोबिन जो होता है ये एक रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, इसमें हीम ग्रुप होता है, ग्लोबुलिन होता है बेटा, इसमें हीम ग्रुप के अंदर जो है फेरस आयन जो है वो एक्टिव आयन के रूप में होता है, के। एक हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती है, और इनमें जो है वो हर एक में एक एक हीम ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। कुल 4 हीम ग्रुप दिखाई पड़ेंगे और 4 ग्लोबुलिन चेन होंगी। ये एक जो है क्वार्टरली स्ट्रक्चर को शो करता है। ये सब बातें तो पहले भी कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। हीमोग्लोबिन रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो आरबीसी में पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है रिवर्सिबल मैनर में, के। जब जुड़ती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं इसको। रिवर्सिबल मैनर का मतलब है जुड़ने के बाद आसानी से निकल भी जाएगा, ठीक है। और इसका जुड़ना, अब देखो हीमोग्लोबिन पे जो है ऑक्सीजन कब जुड़ेगा, जब हीमोग्लोबिन को लगेगा कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक है तो वो अपने ऊपर बैठा लेगा। जहां लगेगा कि ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन जो होती है वो सवारी के समान, के। हीमोग्लोबिन इज लाइक ए बस। हीमोग्लोबिन जो है वो एक
बस के समान हटके सवारी यहां से बैठी बस के अंदर, बस आगे बढ़ा और जो है सवारी को उतार दिया उसने हटके। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक बस के समान है उठ के, तो जब सवारी को लगा पहुंचना है तो बैठ गए, उसमें उतरना है वहां उतर गए। और ये बैठना और उतरना ये पार्शियल प्रेशर पर निर्भर करता है, ठीक है। हर एक हीमोग्लोबिन में जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ले जाने की क्षमता होती है, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप होते हैं इनके बटाट के। तो एक हीमोग्लोबिन, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मैंने कहा ना ये ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर निर्भर करता है कि जहां पे अधिक पार्शियल प्रेशर होगा वहां पे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, कम पार्शियल प्रेशर होगा तो वहां से रिलीज। सिंपल सी बात है। यदि हीमोग्लोबिन के पर जो है बाहर अधिक पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, तो हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी वो। और यदि बाहर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये निकल के बाहर चली जाएगी, ठीक है ना। Partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration and temperature are other factor which can interfere this binding। मतलब हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग है वो किन बातों पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है पीएच पर, वो पीएच पर निर्भर करता है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करता है, वो CO2 के पार्शियल प्रेशर पर निर्भर करता है। यदि CO2 का पार्शियल प्रेशर अधिक होगा तो ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा बाहर, वो ठीक है, रिलीज कर देगा, ठीक है। इसलिए टिश्यू जब टिश्यू के पास पहुंचेंगे तो ऑक्सीजन वहां पर हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होकर जो है वो टिश्यू के पास पहुंच जाती है, ठीक है ना। फिर टेम्परेचर पर निर्भर करता है के, तो ये सब प्रोसेस जो होती है वो इंटरफेयर करते हैं, इस बाइंडिंग को ये इंटरफेयर करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए 4 हीम ग्रुप दिखाई पड़ रहे हैं ना आपको, आयरन दिखाई पड़ रहा है। फिर अब देखिए वो कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा क्या होता है, एक सिग्मॉइड, हम कहते हैं कि हमें एक सिग्मॉइड कर्व मिलता है। जब हम बात करते हैं क्या लिखा है, ए सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट PO2, क्या, ठीक है। हम बात कर रहे हैं परसेंटेज सैचुरेशन की बात कर रहे हैं, हम परसेंटेज सैचुरेशन की बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं ये पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या देखते हैं, हमें जो है वो एक प्रकार से सिग्मॉइडल कर्व हमको देखने मिलता है, ठीक है। और ये सिग्मॉइडल कर्व को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। याद रखिएगा बेटा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का जो शेप होता है वो सिग्मॉइडल शेप होता है। और ये क्या शो करता है, ये शो करता है एक प्लॉट होता है, एक ग्राफ होता है जो कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग, सैचुरेशन और जो है ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को ये शो करता है, ठीक है। याद रखिएगा इस कर्व का यूज हम किस लिए करते हैं, ये जानने के लिए करते हैं कि यदि CO2 प्रेजेंट होगी तो यदि CO2 का पार्शियल प्रेशर अधिक होगा तो कर्व की शिफ्टिंग कहां होगी, मतलब कर्व डिसोसिएट होगा या नहीं होगा, ऑक्सीजन डिसोसिएट करेगी या नहीं करेगी, पीएच का क्या प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कर्व का राइट शिफ्ट होने का मतलब है कि ऑक्सीजन को छोड़ दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। और लेफ्ट शिफ्ट होने का मतलब है कि मोर ऑक्सीजन को अपने साथ रख लिया गया है, ठीक है। ये फर्क पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये है एनसीईआरटी में दिया गया ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है, ठीक है। ये बतला रहा है आपको कि जो है किस मतलब ये है कि किस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर जो है कितना सैचुरेशन हमको जो है वो देखने मिलेगा हमें, क्या, ठीक है, कितना सैचुरेशन हमको देखने मिलेगा, ठीक है। ये बतलाता है, मतलब ये है कि जहां पर यदि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, देखो सिंपल सी बात है, एल्बलाई में कितना था, एल्बलाई में हमने कहा कि जो है 104 था एल्बलाई में, के हमने कहा एल्बलाई में अच्छा खासा पार्शियल प्रेशर था, के तो क्या हुआ बेटा, यहां पे ऑक्सीजन का 40 हुआ था तो अंतर आया 95 तक गया वोट के, तो क्या हुआ, हमने कहा जैसे ही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक मिला तो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ गया उठ के। लेकिन जब टिश्यू के लेवल पे गए, तो वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो कम था, टिश्यू के लेवल 40 था, तो क्या हो गया, ये यहां पे शिफ्ट हो गया ये। तो मतलब इतना ऑक्सीजन है, ये जो इतना ऑक्सीजन है, इतना जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, ये कहां गया, ये डिसोशिएट कर गया, इसको रिलीज कर दिया गया, ये टिश्यू के लेवल तक पहुंचा बेटा, पहुंचेगा नहीं, यही तो बोल रहा है आपसे कि कर्व शिफ्ट होने का मतलब है कि उसने उतना परसेंटेज सैचुरेशन उसका कम हो गया, ठीक है, या बढ़ गया, है ना। तो ये जो बॉक्स बनाया मैंने, इतना ऑक्सीजन बाहर रिलीज कर जाएगा, ठीक है। इन एल्बलाई, अब ध्यान से बात सुनो बेटा, ये एग्जाम में आता है, पूछा आता है बेटा आपको, एकदम जो है क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट आपका। एल्बलाई में जहां पर हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है,
लो CO2 का पार्शियल प्रेशर लो होता है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है, लोअर टेम्परेचर होता है, वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। मतलब दीज आर दी फैक्टर्स जो कि कर्व को जो सिग्माइडल कर्व में क्या होता है, पहले कर्व ऊपर बढ़ता है इसके, ठीक है, जो कर्व को जो है वो मेंटेन रखेंगे इसके, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने कहा कि यदि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को जुड़ना होगा तो व्हाट कंडीशंस आर नीडेड, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए और लोअर टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है ना। जबकि टिश्यू के लेवल पे आप जाओगे, क्या देखोगे आप कि CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया है, ऑक्सीजन का कम हो गया है, पीएच जो है वो एसिडिक हो गया, क्योंकि CO2 जब बनेगा तो वाटर से क्रिया करेगा, कार्बोनिक एसिड को बनाएगा और पीएच को ये कम करेगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर होता है बॉडी के अंदर है तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो ऑलरेडी रहेगा वहां पे, ठीक है। इससे क्या होता है, ये ऑक्सीजन को डिसोसिएट करता है हीमोग्लोबिन से और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। मतलब दीज आर दी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दी राइट शिफ्ट ऑफ कर्व के लिए ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं बेटा, ठीक है ना, ठीक है। और इससे एक सिंपल से दिस क्लियरली इंडिकेट, इससे मालूम चलता है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी, लंग्स में एल्वेलाई के पास जुड़ेगी और टिश्यू के पास जाने पर ये रिलीज होएगी, क्योंकि सिंपल सी बात है बेटा, हीमोग्लोबिन को तो इससे मतलब है क्या कंडीशन है, एल्वेलाई में उसको वो कंडीशन मिल रही है जो ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं और टिश्यू में वो कंडीशन मिल रही है जो ऑक्सीजन को रिलीज करा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। याद रखना अब ये जितने आंकड़े दे रखे हैं बेटा, डेटा दे रखा है इस चैप्टर में, क्या है इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें ऐसी जो आंकड़े हैं, याद रखना आपको, डेटा आपको याद रखना है बेटा, भूलना नहीं आपको, ठीक है ना, क्लियर। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन के, यानी एक 100 ml जो है ऑक्सीजन ब्लड जो होता है, 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को जो है वो डिलीवर करता, रिलीज करता नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, ठीक है ना। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात करते हैं, CO2 के हम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं कि मैंने बताया आपको 20 से 25% जो है थ्रू दी RBC एंड 70% तक प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट के फॉर्म में और 7% जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में, याद है ना, ठीक है। CO2 is carried by hemoglobin as कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के, CO2 जो है हीमोग्लोबिन कैरी करता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, जो 20 से 25% होता है। जब उसने ऑक्सीजन को छोड़ा बाहर, उसने हीमोग्लोबिन ने, तो कौन जुड़ गया उससे, CO2 जुड़ता है, सब में नहीं जुड़ेगा, 20 से 25% जुड़ेगा, ठीक है। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो भी मेजर फैक्टर होता है जो इस बाइंडिंग को अफेक्ट करता है। यदि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होगा तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, CO2 नहीं जुड़ेगा। यदि CO2 का पार्शियल प्रेशर अधिक होगा तो CO2 ही जुड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर, समझ गए बात को आपके। तो CO2 जुड़ेगा यदि CO2 का पार्शियल प्रेशर अधिक होगा तो। when पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो, इस कंडीशन में जैसा कि टिश्यू में होता है, इस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर, कोई डाउट नहीं। जब CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होगा, एल्वेलाई में जैसा होता है वैसे में CO2 हीमोग्लोबिन से बाहर निकल जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा वो, और जो है ऑक्सीजन उसकी बजाय जुड़ जाएगा, क्या क्लियर। तो ये बातें हमको याद रखना, कॉमन सेंस की बातें एकदम को याद रहना चाहिए बेटा, ठीक है, ठीक। आरबीसी में अब ध्यान रखो, मैंने कहा ना 70% तक जो CO2 है उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है थ्रू दी ब्लड प्लाज्मा। लेकिन ये बाइकार्बोनेट आयन ब्लड प्लाज्मा में डायरेक्टली नहीं बनते हैं, ये आरबीसी के अंदर जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम होता है जो दुनिया का सबसे तेज काम करने वाले एंजाइम में से एक होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा, ये जो है वो CO2 H2O को जोड़कर जो है वो CO2 और जो है वो वाटर को जोड़कर कार्बोनिक एसिड बनाता है, जड़ से डिसोसिएट होगा ये। और अब आप बोलोगे सर एसिड है तो हाइड्रोजन आयन का क्या होगा, मैंने कहा ना थोड़ा एसिडिक एनवायरनमेंट वहां रहेगा, जो ऑक्सीजन के डिसोसिएशन को प्रमुख को जो है वो क्या करेगा, वो बढ़ावा देगा उठ के। और जो हाइड्रोजन आयन होता है ये जो अब आपको पता है ना, हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन लेके आया था, कुछ हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन छोड़ दिया उसने तो कुछ हीमोग्लोबिन से CO2 जुड़ गया, बचे हुए हीमोग्लोबिन से हाइड्रोजन आयन जुड़ जाता है। सुनना बात ध्यान से, बचे हुए हीमोग्लोबिन से हाइड्रोजन आयन जुड़ जाता है, इसलिए ब्लड का पीएच सीवियरली अफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। अब बच क्या गया, यदि बाइकार्बोनेट जो है मैंने कहा कार्बोनिक एसिड है तो वो हाइड्रोजन आयन देगा, बाइकार्बोनेट आयन देगा। हाइड्रोजन आयन को क्या किया हमने, हीमोग्लोबिन से जोड़ दिया हमने। अब बाइकार्बोनेट आयन को हमने उठा के बाहर कर दिया, जाओ भैया आरबीसी से बाहर निकलो, चलो तुम्हारा काम बाहर निकलो।
बाइकार्बोनेट आयन को हमने बाहर निकाल दिया आरबीसी से, क्योंकि यदि अंदर रहेगा तो बचे हुए हाइड्रोजन से क्रिया करता रहेगा, एसिडिक एनवायरनमेंट करता रहेगा ये। तो क्या किया हमने, बाइकार्बोनेट को बाहर निकाल दिया। अब नेगेटिव आयन को बाहर निकाला तो बदले में क्या अंदर लेके आओगे भाई, आयनिक बैलेंस तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो आरबीसी से आपने, समझ में आ रहा है ना, आरबीसी से आपने बाइकार्बोनेट आयन को बाहर फेंक दिया, बदले में एक नेगेटिव आयन अंदर लाना पड़ेगा, वो होता है क्लोराइड आयन, दैट इज द क्लोराइड शिफ्ट। उसे क्या बोलोगे, क्लोराइड शिफ्ट बोलोगे उसको बेटा, हैम्बर्गर्स फिनोमेना, क्लोराइड शिफ्ट बोलेंगे उसको, ठीक है ना। चलिए ठीक, तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे कि आरबीसी कंटेन्स ए वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज, और जो एंजाइम बड़ी मात्रा होता है, कार्बनिक एनहाइड्रेज जो होता है ये कुछ मात्रा में प्लाज्मा में भी होता है, लेकिन मेनली कहां होता है, आरबीसी के अंदर होता है, ठीक है ना, क्लियर। फिर ये एंजाइम क्या करता है, ये CO2H2 को जो है कार्बनिक एनहाइड्रेट जो है उसको कार्बनिक आयन में कन्वर्ट करता है, और कार्बनिक उसे जो है वो कार्बनिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और कार्बनिक एसिड जो होता है वो उसका बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन में तोड़ देता है, ठीक है ना। इसको हीमोग्लोबिन ले लेगा, ठीक है, और ये प्लाज्मा में भेज देंगे, ठीक है, ठीक। एट दिस टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई, टिश्यू के साइड पर जब पार्शियल प्रेशर जो है वो CO2 का हायर साइड होता है तो ऐसा इसलिए होता है, कैटाबॉलिज्म के कारण होता है, रेस्पिरेशन के कारण होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में CO2 निकलती है, तो CO2 डिफ्यूज होकर ब्लड में पहुंचती है बेटा, और जो है ब्लड में आरबीसी प्लाज्मा पहुंचती है, और यहां पर क्या होता है, ये बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन को बनाती है, ठीक है। जबकि एल्बर्ट साइड पे क्या होता है, जहां CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है वहां पे रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होती है, यहां पर जो है वो वास्तव में कार्बनिक आयन और हाइड्रोजन आयन दोनों जुड़कर जो है कार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन जुड़कर वापस कार्बनिक एसिड बनता है, फिर से टूट जाता है वाटर में, और CO2 में CO2 बाहर निकल जाती है, ठीक है। इसका मतलब CO2 बाइकार्बोनेट के अंदर ट्रैप होती है टिश्यू के लेवल पर, और उसको ट्रांसपोर्टेट करते हैं कहां, प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, एल्वेओलाई तक लेके आते हैं, वहां पे फिर से जो है कार्बनिक एसिड बनता है, वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, और CO2 अलग हो जाता है, और CO2 बाहर निकल जाता है, ठीक है। याद रखना, हर 100 ml, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीडेंट ब्लड में जो है वो तकरीबन 4 ml CO2 जो है वो डिलीवर करता है एल्वेओलाई के, यानी 100 ml ऑफ डीऑक्सीडेंट ब्लड जो होता है वो 4 ml ऑफ CO2 को एल्वेओलाई तक लेकर आता है। ये सभी आंकड़े याद रखना है बेटा, आपको एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। आपको सभी जो भी इसका डेटा रखा वो आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब रेगुलेशन, तो मैंने आपको बताया बेटा क्लोराइड शिफ्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो क्लोराइड शिफ्ट क्या है बेटा, क्लोराइड शिफ्ट का मतलब ये है कि बाइकार्बोनेट आयन को अपने आरबीसी से बाहर किया, बदले में क्लोराइड आयन को अंदर आप लेके आएंगे, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। बाद में स्विच जो है, मैंने कहा आपसे कि बाइकार्बोनेट आयन क्या होगा, बाद में कार्बनिक एसिड जो होता है वो दोबारा फॉर्म करेगा, CO2 को बाहर निकल जाएगा, वाटर अंदर रह जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। अभी देखो बेटा, मैं चाहूं तो बहुत सारे हम जो है वो बहुत सारे दूसरे इफेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, पर अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं एनसीईआरटी के ऊपर, ठीक है। फिर अब human beings have significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of body tissue, क्या ठीक। बात इसलिए कि हम अपनी सांस हम क्या करते हैं, हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, हम सांस जोर से ले सकते हैं, रोक सकते हैं, कि हम उसको जोर से बाहर निकाल सकते हैं। तभी तो हमने क्या किया, हमने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सबको कैलकुलेट भी करने में हमने जोर से सांस अंदर लिया छोड़ा, सब काम किया हमने के, ठीक है। तो ये इसका करना है। देखिए, सांस लेना बंद नहीं कर सकते आप, क्या आप सोचेंगे अभी सांस नहीं लेना मेरे को के, तो वो नहीं कर सकते, वो आपका कंट्रोल जो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपका केवल रिदम का कंट्रोल जो है, आपका डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन एंड रिदम, वो कंट्रोल आपके हाथ में होता है, ठीक है। देखिए नॉर्मली हम कहते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है हमारा, जो नॉर्मल रिदम को मेंटेन रखता है, जो हमारे सांस लेने की एक्टिविटी को मेंटेन रखता है, वो क्या होता है, वो होता है ब्रेन के मेडुला में होता है, ठीक है। स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला ऑफ रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। तो बेटा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां होता है, ये मेडुला में होता है, ये मेडुला के अंदर होता है, याद रखेंगे आप, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, ये आपकी रेस्पिरेटरी रिदम का रेगुलेशन करता है, रेस्पिरेटरी रिदम का ये रेगुलेशन करता है, ठीक है। और एक दूसरा सेंटर भी होता है जो ब्रेन के पोन्स में देखने मिलता है, ठीक है, इसे हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं। ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को मॉडरेट करता है, उसको कंट्रोल करने में रोल प्ले करता है। हालांकि रेगुलर क्लासेस जब पढ़ रहे थे तो हमने जो है वो हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स के बारे में बात किया था, हमने लंग्स के स्ट्रेस रिसेप्टर के बारे में बात
बात किया था हमने कि हैरिंग ब्रोर रिफ्लेक्स क्या होता है, वो सब चीजें बेटा दिमाग में रखिएगा आप, ठीक है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां होता है, ब्रेन के मेडुला में होता है, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां होता है, ब्रेन के पोन्स में होता है। यही एग्जाम का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम क्या होता है, ये जो है वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को मॉडरेट करता है, उसको उस पर अपना असर डालता है, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है डायरेक्टली रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करता है, ठीक है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर, मतलब हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर की बात कर रहे हैं, ये क्या करते हैं बेटा, ये दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, सांस अंदर लेने के ड्यूरेशन को अफेक्ट करते हैं, क्या आपके रेस्पिरेटरी रेट को ये अल्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके अलावा हम बात करते हैं बेटा कि एक कीमो सेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर व्हिच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयन के, एंड ब्रेन के अंदर हम कहते हैं बेटा कि देयर आर सम के जो है वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास ही कीमो सेंसिटिव सेंटर में पाए जाते हैं, जो केमिकल एनालिसिस करते हैं ब्लड का, और ये CO2 के लिए और हाइड्रोजन आयन के लिए अधिक सेंसिटिव होते हैं। ऑक्सीजन जो होता है वो कीमो सेंटर्स को अधिक इफेक्ट नहीं करता है, यानी कीमो सेंटर जो है वो ऑक्सीजन से इतना इफेक्ट नहीं होते, लेकिन CO2 के लेवल को लगातार मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन दीज सब्सटेंसेस, चाहे हम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने की बात करें, पीएच के घटने की, देखो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है मतलब पीएच घटता है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है या पीएच घट रहा है, या हम बात करते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन की या CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो वैसी कंडीशन में ये सेंटर एक्टिवेट आते हैं और सिग्नल जाता है, रिदम सेंटर को सिग्नल जाता है, और रिदम सेंटर उसके अकॉर्डिंग जो है वेंटिलेशन को बढ़ा देता है, उसके अकॉर्डिंग सांस की दर बढ़ जाती है, ठीक है ना। जैसे देखा होगा आपने कि जो लोग जिनको जो कोविड का हुआ उनको सांस लेने में तकलीफ होने पर सांस का दर बढ़ जाता है उनका, कारण उसके पीछे ये होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन कम अंदर जा रहा है क्योंकि लंग्स में अफेक्ट हुआ है, तो शरीर से सिग्नल जाता है कि भाई CO2 अंदर इकट्ठी हो रही है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो, अंदर ऑक्सीजन लेके आओ अंदर, तो व्यक्ति का रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं बेटा हम डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं बेटा, ठीक है, उन पर बात करेंगे। बिल्कुल वही जो हमने कहा एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उन्हीं डिसऑर्डर के ऊपर बेटा हम यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अस्थमा के। अस्थमा जो है ये मैंने आपको एक बात याद रखना है, एक सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में पहले कभी आया हुआ है, एलर्जी के पुराने रोगियों को अक्सर अस्थमा आता है, जो एलर्जी के पुराने पेशेंट होते हैं उनको अक्सर अस्थमा आता है। अस्थमा एक ऐसी बीमारी इसमें कि जो है वो टर्मिनल ब्रोंकियोस की बात करें हम, जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, इसके चलते जो है एयर को अंदर आने में दिक्कत होती है। अस्थमेटिक पेशेंट को हम लोग स्टेथोस्कोप से पहचान लेते हैं, हम जो है वो स्टेथोस्कोप लगाते हैं तो हमको एक नीजिंग साउंड, हमको एक जो है वो विस्लिंग साउंड अंदर से सुनाई पड़ता है, ठीक है, और वो अस्थमेटिक पेशेंट को बताता कि पेशेंट का जो एयरवे है वो अंदर से कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ठीक है। इसलिए अस्थमेटिक पेशेंट का इलाज करने के लिए हम जो स्प्रे देते हैं, जो हम इनहेलर देते हैं, बेसिकली ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, वो ब्रोंकोडायलेटर होता है जो ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं, एयर पाथवे को वो खोल देते हैं, ठीक है। अस्थमा इट इज अ डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग कॉजेज नीजिंग। नीजिंग का मतलब होता है बेटा कि एक जो है वो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोस में से कवाई जाती है। आपने कभी गौर किया, आप सीटी बजाते हैं, आपके सीटी बजाते हैं आप, तो जो होता है छोटे से छोटा सा होता है, मान लो कोई चीज को लिया हमने, कोई पेपर का बनाया हमने फॉर एग्जांपल, कि कुछ भी चीज करके, अब मेरे पास दिखने लगा पेपर के, तो मैंने क्या कहा आपसे पता ना ऐसा कि हमने कुछ है वो विसल कैसा कुछ बना लिया हमने, कि जैसे मैं आपसे बताऊं कि चलो ठीक है हम इसको इसी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो देखिए हमने क्या किया, ये पेपर को हमने जो देखो ये हमारे पास पेपर है, ठीक है, एक हमने पेपर का डायमीटर ये देखो कोर्स, आपको आवाज आ रहा है, आपको कोई स्पेसिफिक आवाज आपको नहीं आ रहा, लेकिन इसी का मैं डायमीटर कम कर दूं, मैं इसी का मैंने डायमीटर जो है वो एकदम कम कर दिया मैंने, आया तुम्हारे सामने बनाया मैंने, ये क्या है, डायमीटर कम हो गया, बन गया, ठीक है, अच्छा बन गया है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये है नीजिंग साउंड, समझ गए, डायमीटर कम हुआ है ना। अब तुम बाद में कर लेना, ठीक है, जय देखा नहीं हमको खुद भी नकल करने लगे, बाद में करना, अभी पढ़ लो, ठीक है। तो अभी क्या ब्रीथिंग डिफिकल्टी होता है बेटा, नीजिंग साउंड होता है, इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स के अंदर, ठीक है ना। फिर ब्रोंकोडायलेटर दवाओं का इस्तेमाल करते हैं अस्थमा में। फिर आते हैं हम एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा इज ए क्रॉनिक डिसऑर्डर, ये भी क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है, इसमें की क्या होता है बेटा,
एल्वेलर वॉल डैमेज आता है, रेस्पिरेटरी सरफेस से घट जाता है क्योंकि एल्वेलर वॉल डैमेज हो चुका है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा स्मोकिंग के कारण होता है। सिगरेट पीने वाले लोगों में अक्सर क्या होता है बेटा, उनमें जो है वो एल्वेलाई जो है वो डैमेज कर जाता है, कार्बन जमा होता है, मैक्रोफेजेस काम करते हैं और एल्वेलाई को डैमेज करते हैं, तो ओवरऑल रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो घट जाता है। इसे हम क्रोनिक डिसऑर्डर है, लंबे समय तक चेन स्मोकर में देखने मिलता है, इसे एम्फाइसीमा कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात करते हैं। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात करते हैं, ये कुछ इंडस्ट्रीज में हमको देखने मिलता है जहां पर कि कोयले का इंडस्ट्री है तो कोल पार्टिकल जमा होगा, जहां पे जो है वो स्पिनिंग मिल्स होती है, यहाँ पे धागा बनता है, वहां पे बारीक बारीक कॉटन फाइबर जो है लंग्स में जमा होने लगते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइड में सीमेंट जमा होने लगता है कई लोगों में के। तो कहने का मतलब ये कि सर्टेन इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें कि जो है वो स्टोन ब्रेकिंग होता है, ग्राइंडिंग करना होता है, वहां बहुत सारा डस्ट होता है और ये डस्ट जो है वो लंग्स के अंदर इंटर कर जाता है और वो बीमारी को करता है, उसे हम ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। कि न्यूमोकोनियोसिस इस तरह की डिजीज, सिलिकोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, बिससिनोसिस जो कि कॉटन डस्ट से होता है। ठीक है, पता होना चाहिए, है ना। एस्बेस्टोसिस, ठीक है, और लंग्स में कंटिन्यूस इसका एक्सपोजर होने पे क्या होता है, लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस होने लगती है। यानी लॉन्ग एक्सपोजर होने पर क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होता है और इन्फ्लेमेशन के बाद वहां पे फाइब्रोसिस आती है, वहां पे फाइब्रस टिश्यू को इसकी बढ़ने लगते हैं और ये एक सीरियस प्रकार से लंग्स को डैमेज कर देते हैं। इसलिए ऐसी इंडस्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उन्हें जो है वो अच्छे मास्क पहनने की जरूरत होती है और जो है वो मास्क। और लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज में इस तरह का काम होता है, कोई सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखता है, जो कि बहुत ही गलत है। ह्यूमन लाइफ का वैल्यू होता है तो इस तो जो है उन लोगों को हमको प्रॉपर मास्क वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहां पे क्या है, यहां पर चैप्टर हो गया खत्म, ये है ना। तो ऐसा नहीं होता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो हिस्सा है ना, वो यदि आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं ना तो इट इज क्वाइट सिंपल। ठीक है, उसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने, आपके कुछ कीवर्ड्स आपके हैं, कुछ उसमें डेटा है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन तब भी बोलूंगा आपसे मैं, जो रेगुलर बैच के बच्चे हैं जिन्होंने साल भर पढ़ाई किया हुआ है, बेटा प्लीज रेगुलर क्लास के नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेना आप, क्योंकि बाउंसर क्वेश्चन जो है वहीं से बनेगा, उसको हम क्रैश कोर्स में कवर नहीं कर सकते। यहां पर हम जो है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड कवर कर रहे हैं ताकि आपका फटाफट एनसीईआरटी एक बार आपका रिवाइज कर जाए और आप अच्छे से पे अपनी ग्रिप बना ले 650 प्लस। ठीक है, और जो रेगुलर बेस के बच्चे हैं वो अभी टारगेट नीचे नहीं करेंगे, वो 720 के लिए टारगेट कर रहे हैं बेटा, है ना। ठीक है, चलिए, तो अभी जो है टाइटन कैसो जितने बच्चे बेटा एकदम फोकस कीजिए। आप में से कई बच्चों को सर हमसे एग्जाम में आएगा, मैं कह रहा हूं बेटा इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, बस इतना पढ़ते रहिए, इसको पढ़ते रहिए। ठीक है ना, मेहनत करते, ऑल द बेस्ट।